नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द विधि कॉलेज में। और हम पढ़ रहे हैं BHIC 134 यूनिट नंबर 3। और इसमें हमने पहले देख लिया है लास्ट वीडियो में किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनका इम्पैक्ट होता है 1757 से लेकर 1757 से लेकर 1765 के बीच में। किस तरीके से सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में रिलेशन रहा, मीर जाफर और ब्रिटिशर्स के बीच में रिलेशन रहा, मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में रिलेशन कैसा रहा, फिर मीर कासिम के बाद क्या हुआ, है ना? ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। और ब्रिटिशर्स के कॉन्क्वेस्ट से पहले बंगाल की सिचुएशन कैसी थी, वो भी हम देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं जो टॉपिक वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली ये पॉलिटिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ये हुआ क्यों? कि एक बंगाल के नवाब से सीधा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में क्यों चला गया पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये पढ़ेंगे। और ब्रिटिश सक्सेस की सिग्निफिकेंस क्या थी या इंपॉर्टेंस क्या थी, वो भी देखेंगे। ठीक है यार, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मोस्ट ऑफ द गाइस क्या करते हैं कि देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। हम लोग को नुकसान होता है यार, आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है ना? देखो, एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम सब जानते हैं कि कैसे कैसे इवेंट्स हुआ, है ना? अब 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी था, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉज हारने का क्या था सिराजुद्दौला का, वो था बिट्रायल, है ना? अब बिट्रायल क्यों था भाई? देखो, हो क्या रहा था कि फारूक सियार ने 1717 में एक फरमान जारी किया था, जिसके तहत क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड ड्यूटी फ्री कंसेशन मिल गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी फ्री हो गया था। अब वो आराम से ट्रेड कर सकते थे कब बंगाल में। ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कंपनी को दिया था। लेकिन हो क्या रहा था, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ना, वो उसी फरमान का यूज करके गलत तरीके से अपना प्राइवेट ट्रेड भी चला रहे थे। ठीक, प्राइवेट ट्रेड का मतलब क्या हुआ? कंपनी के लिए मान लो खरीदा 100 टन उन्होंने ब्लैक पेपर उस जमाने में, ठीक है? तो ये तो कंपनी का था। अब कंपनी का जहाज में जाएगा, अब वो लोग यहाँ काम करते हैं तो उनको दिखा यार मैं भी अगर ये बेचूं ले जा करके अपने देश में तो मेरी भी खूब कमाई होगी, मैं अपने यहाँ से भेज देता हूँ अपने रिश्तेदारों को, वो वहाँ बेच देंगे आगे, है ना? तो वो ये काम भी करने लग गए। तो कंपनी का तो मान लो जा रहा है 100 किलो, वो अपना भी भेज रहे हैं 5 किलो साथ में। तो और इसमें ड्यूटी फ्री भी है, टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, तो बहुत कमाई उनकी, है ना? तो ये गलत इस्तेमाल कर रहे थे फरमान का कंपनी ऑफिशियल्स। अब इससे क्या हो रहा था, भाई टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? तो नवाब के जो ट्रेजरी थे वो उस पर इफेक्ट पड़ता था, है ना? और ऊपर से लोकल मर्चेंट्स पे तो डायरेक्टली प्रभाव पड़ ही रहा था। और ये क्या करते थे, जबरदस्ती भी करते थे उनके साथ। जो लोकल्स थे उनके साथ सस्ते दामों में खरीदने लग गए थे 1757 के युद्ध के बाद तो। लेकिन 1757 के पहले की बात भी करें तो मेन कारण क्या था कि ये लोग मिसयूज करने लग गए थे अपना ट्रेड प्रिविलेज को। अपने कंपनी का तो यूज कर ही रहे थे, कंपनी के लिए तो चलो मुगल नहीं बोल रखा था, वो भी एक ब्लंडर था। लेकिन जो ये कंपनी ऑफिशियल्स यूज कर रहे थे, इससे बहुत घाटा हो रहा था, है ना? और ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था किसके बीच में, नवाब और कंपनी के बीच में। क्योंकि नवाब ने कई बार कंप्लेंट भी की थी जाकर के, सिराजुद्दौला ने भी बोला था, मीर कासिम ने भी बोला था वहाँ गवर्नर को कि तुम्हारे ऑफिशियल्स ये कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन कोई कंपनी ने उनकी सुनवाई नहीं की, तो ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना, है ना? ऊपर से क्या था कि देखो, ब्रिटिशर्स जो थे वो सोचते थे कि ये नवाब जो है ना कहीं हमारे अगेंस्ट जाकर के डच और फ्रेंच कंपनीज को बढ़ावा दे रहा है। तो ये चाहते थे कि हाँ, हम एक ऐसा नवाब हो जो हमारे हिसाब से चले, है ना? तो उन्होंने, और उनको डर भी था कि अगर ये फ्रेंच और डच मिल जाएंगे और नवाब मिल जाएगा तो वो हमें हरा देंगे। ब्रिटिशर्स को ये डर था। तो उन्होंने इस डर के चलते क्या किया, कलकत्ता का जो फोर्ट था ना उसको और भी ज़्यादा फोर्टिफाई करने लग गए और अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ भी बढ़ाने लग गए। ठीक, और इसके लिए उन्होंने नवाब से परमिशन भी नहीं ली थी। तो ये सब नवाब के, एक तरीके से आप नवाब की अथॉरिटी को डिफाई कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच में मनमुटाव बन जाएगा। अब एक और चीज क्या थी कि जो सिराजुद्दौला वगैरह थे ना, उसने कुछ एक लोगों को अपने यहाँ रिक्रूट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल उसके कुछ लोगों को उसने अपॉइंट किया जो उसके बड़े खास बन गए। फॉर एग्जाम्पल मोहन लाल, मीर मदन, ख्वाजा अब्दुल हादी खान, है ना? और जो पुराने जितने भी थे ना कोर्ट में लोग, ऑफिशियल्स, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, उनको कहीं ना कहीं डाउट होने लग गया सिराजुद्दौला पे, क्योंकि वो पुराने नवाब के थ्रू आए हुए थे।
तो उनको लगता था ये इनको इनके साथ मिल करके कहीं उनकी अथॉरिटी को कम ना कर दें और उनका होल्ड रह नहीं जाएगा। तो वो भी आपस में जो ग्रुप था ना, जो उनका कोड था सिराजुद्दौला का, वो कहीं न कहीं फैक्शन में बँट गया था, है ना? 2 धड़े में बँट गया था जो हम कहते हैं, या 2 पार्ट में बँट गया था। ऊपर से जो बड़े-बड़े लोकल मर्चेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे, ज़मींदार्स थे, है ना? उन लोगों ने भी ब्रिटिशर्स की बड़ी मदद की एक तरीके से सेटअप होने में। क्यों? क्योंकि जगत सेठ्स वगैरह जो थे उस ज़माने में लार्जेस्ट बैंकिंग हाउस था बंगाल में, और वो कहीं न कहीं नवाब की ट्रेज़री के कस्टोडियन भी थे। तो वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल रखते थे नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन पे, है ना? और साथ में जो लैंडेड और मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी के लोग थे, जमींदार वगैरह थे, उनकी भी अपने पास मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी सारी होती थी। तो सिराजुद्दौला ने कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को रिफाइन करने के लिए कुछ एक चेंजेस लाना शुरू किया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होने लग गया किन पे? उन जमींदारों पे और जो कोर्ट ऑफिसर्स थे उन पे भी। तो ये सब ने मिलके क्या कर लिया, एक नवाब के खिलाफ एक फैक्शन बना लिया, है ना? और ब्रिटिशर्स को भी चाहिए था कि कोई उनका एलाई बने जो नवाब के खिलाफ हो, और उससे बेटर क्या होगा, नवाब के अपने लोग अगर उसके खिलाफ हो जाए तो। वही हुआ, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों का साथ लेकर के बैटल ऑफ प्लासी में उनको हरा दिया। और बैटल ऑफ प्लासी जो थी, मैक्सिमम हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं धोखे से हारी गई थी। और कहा तो ऐसा तक जाता है कि लड़ाई तो हुई नहीं, एक तरीके से पहले ही सरेंडर कर दिया, थोड़े से में ही सरेंडर कर दिया था इनके जो आर्मी जनरल्स वगैरह थे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना, इनके जो दूसरा फैक्शन था जो नवाब के अगेंस्ट थे लोग, उनके साथ मिल करके नवाब को गद्दी से हटा दिया बैटल ऑफ प्लासी के बाद। ठीक। और 1765 में भी वैसे ही होता है, आप जानते हो कि मीर कासिम भी वही करने लग जाता है। वो उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है अपना, वहाँ अपनी हथियारों की भी फैक्ट्री चलाने लग जाता है, ब्रिटिशर्स को देने से मना कर देता है, उनकी डिमांड्स बढ़ती जाती थी, वो नहीं दे पाता है। और उसने भी अपना एक फैक्शन बनाया शाह आलम के साथ और शुजाउद्दौला के साथ, जो ब्रिटिशर्स को लगा ये तो डायरेक्टली हमारे अथॉरिटी को डिफाई कर रहा है। तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है 1764 में, जो कि बैटल ऑफ बक्सर है, और उसका कॉन्सिक्वेंस भी क्या हुआ हम सब जानते हैं। ठीक। तो इंपॉर्टेंस क्या है ब्रिटिश सक्सेस की? ब्रिटिश सक्सेस की इंपॉर्टेंस देखो बहुत ज्यादा है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, वो लोग विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स हुई, है ना? और उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल के नवाब पे एक तरीके से कब्जा कर लिया। अब मतलब नवाब ऑफ बंगाल जो थी उसकी पोजीशन की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रह गई, है ना? गवर्नमेंट तो सेम ही चलती रही, जैसे ऑफिशियल्स थे, जो जो ऑफिशियल्स थे वो सब वैसे ही रहे, लेकिन जो कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं अब कंपनी के अथॉरिटी के पास आ गया था। जो और जो भी नवाब डिसीजंस लेता था उसमें कंपनी ऑफिशियल्स उसमें इंटरफेयर करते थे। इंटरनल राइवल इंटरनल राइवलरी तो थी नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसका ब्रिटिशर्स ने खूब फायदा उठाया, और फाइनेंशियल गेन तो मिला ही मिला उनको। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, मोनोपोली कर ली, ट्रेड मोनोपोली कर ली बंगाल में, और फ्रेंच और डच को लगभग लगभग वहां से खत्म कर दिया बंगाल से। बक्सर के बाद तो वो पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल हो जाता है उनके ऊपर। बक्सर के बाद तो पूरा का पूरा बंगाल पे पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हो जाता है। और जो ट्रांजिशन था, है ना, धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे थे वो, प्लासी के जीतने के बाद धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे थे अपने हाथ में। तो बक्सर की लड़ाई के बाद तो उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया। ठीक। और एक तरीके से बक्सर के युद्ध बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने मुगल्स को हरा दिया था, मुगल्स को और अवध की सेना को भी हरा दिया था। तीन तीन सेनाओं को एक साथ हरा दिया, और उन्होंने दिखा दिया अपना मिलिट्री माइट कि हाँ देखो हम कितने पावरफुल हैं, मुगल एम्पायर तक को हरा सकते हैं, मुगल आर्मी को भी हम हरा सकते हैं। जो कि मुगल आर्मी का खौफ होता था पूरे इंडिया में उस जमाने में। और मुगल आर्मी को अगर हराया जा सकता है तो एक तरीके से ये साइकोलॉजिकली वॉरफेयर वो जीत चुके थे एज अगेंस्ट एनी ऑफ द अदर एनिमीज, कि हाँ हम सबसे ऊपर हैं। और सब में ये डर भी हो गया था कि हाँ ये मुगल्स को हरा सकते हैं तो भाई सबको हरा सकते हैं। और वही फाइनली हुआ, वो धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को जीत लेते हैं। आपने सारे जितने भी थे, चाहे मराठा, फ्रेंच हो, डच हो, सबको एक एक करके वो बाहर कर देते हैं। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, है ना, होप आपको समझ में आ गया हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।